दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि आज मैं आप सभी को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर के एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में जितने ऑब्जेक्टिव दिए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उन सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा ट्रिक के साथ फुल डीपली एक्सप्लेन करूंगा और जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने एक एक प्रश्नों को जितना भी चैप्टर सभी चैप्टर मतलब कि एकदम मान के चले हवा मिठाई की तरह एकदम सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा ट्रिक से सॉल्व करेंगे और एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहला हम चैप्टर जो है फिजिक्स का और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में का उसके अभ्यास में जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसमें का हम पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको इसका उत्तर क्या करना है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पढ़िए क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। इनमें से आपको सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप सभी बच्चों को एकदम सही से इसका उत्तर कमेंट करना है। हाँ, आप लोग सभी बच्चे सभी लोग सभी मेरे भाई सभी एकदम सही सही उत्तर को कमेंट करे। मजा आ गया, क्या बात है क्या बात है। इसका सही उत्तर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। सही उत्तर क्या होगा जी? डी होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है जी? बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो बड़ा बनता है तथा आभासी भी बनता है। क्या बनता है जी? आभासी। 5 स्थिति में आपका वास्तविक बनता है और एक स्थिति जो होता है वो आभासी होता है। तो वही आभासी वाली स्थिति बताना है कि कब बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि इसको जब हम किसी भी वस्तु को दर्पण के मतलब अवतल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में, देखिए ये हमारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण का इस अवतल दर्पण यहाँ पर हमारा होता है फोकस, यह हमारा ध्रुव। तो इसी एफ और इसी ध्रुव पी के बीच में हम क्या करते हैं, मतलब पोल के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो चलिए हमारा इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा जी? डी होगा। क्या होगा? सही उत्तर डी होगा। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न, उस तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ए कर रहा है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी कर रहा है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, सी कर रहा है अनंत पर, डी कर रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी सही से कमेंट करना है। चलिए, आप सभी बच्चों को कमेंट करना है, सही से कमेंट कीजिए प्लीज़। हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। देखिए, आप सभी जानते हैं जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में हम क्या करना है जी? समान प्रतिबिंब का और बिंब का जो हमारा साइज वो समान है। तो देखिए, यह हमारा हो गया एफ, यह हमारा हो गया 2f। 2f को हम क्या कहते हैं? वो करते हैं त्रिज्या, कहते हैं आर। 2f या 2f किया कहिए या आर कहिए, दोनों का सेम। तो एफ के दुगना मतलब यहाँ पर अगर हम 2f पर वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब का ऊंचाई क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसका बी होगा। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? क्या करे? देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि वह कौन सा लेंस में वो कौन सा लेंस है और दर्पण में वो कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय इसको ध्यान में करना है कि ये प्लस में है कि माइनस में। तब माइनस में तो आप सभी जानते हैं कि लेंस हो या दर्पण, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक किसका किसका होता है? तो देखिए, दर्पण में अवतल दर्पण या लेंस में दोनों का आप सभी जानते हैं कि क्या होता है? ऋणात्मक होता है फोकस दूरी। क्यों ऋणात्मक होता है? तो ये देख लीजिए, हमारा अवतल दर्पण यह हो गया, फोकस हमारा इधर है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम यहाँ पर काट्य तल बनाते हैं तो इधर प्लस प्लस होता है और इधर माइनस प्लस होता है, माइनस और प्लस होता है। तो ये माइनस वाला एक्स का है, तो हई जो दूरी होगा ना, ये वाला इस सब का माइनस में, तो फोकस इसी पर ना है, तो इसी अक्ष पर हमारा फोकस है, तो ये वाला माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं
तो जो हमारा ऑर्थो लेंस होता है, ऑर्थो लेंस में भी हमारा क्या होता है, ऑर्थो लेंस में हमारा इधर ही फोकस होता है, तो इधर वाला फोकस है, तो ये भी हमारा क्या करेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखें। चलिए अब हम 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न आता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल अथवा उत्तल। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में एकदम सही से कमेंट करना है। प्लीज़ सभी विद्यार्थी आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। तो देखिए हम इसका उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, समतल होगा नहीं तो उत्तल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी खड़ा रहिए, हमें केवल सीधा से मतलब है। तो समतल दर्पण में हमारा सीधा बनता है, उत्तल दर्पण सीधा सीधा बनता है। अगर वही कहता है कि प्रतिबिंब सीधा बने और बिंब मतलब वस्तु के समान लंबाई का बने, तो केवल समतल होता है। क्या होता है, केवल समतल हो जाता है। अगर कहता है कि लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ठीक है, तो है प्रतिबिंब है यह और वस्तु है, दोनों की लंबाई और कह देता समान, तो हम मानते केवल समतल। अगर यहाँ पर केवल का है हमें सीधा, तो सीधा में हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सही से कमेंट करना है। देखिए स्क्रीन पर जैसे सवाल आ रहा है वैसे आपको पढ़ना है, एकदम जल्दीबाजी में नहीं, सोच समझ के पढ़ते हुए एक एक बातों को समझते हुए आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए कमेंट करना है इसका आंसर। आप देखिए पहला कर रहा है ए नंबर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी करे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले देखिए ऑप्शन में ऑप्शन छांटने का सीखिए, छांटने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन में कि शब्दकोश को पढ़ना है। छोटे अक्षर शब्दकोश मान के चलिए कोनो डिक्शनरी है, इंग्लिश में बुझा लेना, डिक्शनरी यहाँ पर लिखा है, तो डिक्शनरी उठा लिए, उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे, उन्हीं अक्षरों को क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो देखिए अक्षर है छोटा, उसको पढ़ना है, तो अक्षर को हमें बड़ा करना है। तो बड़ा किस में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो पहले तो ये आपका अवतल लेंस यह इसी तरह से छट गया, यह भी इसी तरह से। अब यह एक है, यह ये दोनों में से कौन किसका उपयोग करें। तो देखिए आपको एक बात याद रखना है, जिसका फोकस दूरी जितने कम होगा उस चश्मे से अगर हम किसी शब्दकोश में पाए जाने छोटे छोटे अक्षरों को देखते हैं तो उतना ही बड़ा दिखाई देता है। तो याद रखना है कि जिसका फोकस दूरी जितना कम होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी छोटे अक्षर को या किसी भी छोटे वस्तु को बड़े करके देख सकते हैं जिसका फोकस दूरी कम होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी कम है, यहाँ पर 50 है, तो 5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहता, मान के चलिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होता, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर होता, तो हम 50 सेंटीमीटर हुआ था। ठीक है, तो फोकस मेरा हमेशा कम रहना चाहिए। ठीक है, आशा करते हूँ ये आपको बात अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए तो अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मानव निर्मित तथा रंग बिरंगे संसार। इसमें अभ्यास प्रश्न में जितने ऑब्जेक्टिव दिए उन सभी ऑब्जेक्टिव देखें। तो देखिए पहला हाँ कर है, तो देखिए पहला प्रश्न आप एक देख सकते हैं। देखिए करें मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। ए कर है जरा दृष्टि दोष, बी कर है समंजन, सी कर है निकट दृष्टि, डी कर है दीर्घ दृष्टि। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही सही कमेंट करना है। देखिए जैसे प्रश्न है वैसे आप ग्राम देना पड़िए और एकदम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इस प्रश्न को समझ करें कि अभिनेत्र लेंस, सबसे पहले हम अपने प्रश्न को अभिनेत्र लेंस मतलब लेंस हो गया। फोकस दूरी को क्या करें जी, समायोजित करना, मतलब कि मान के चलिए कि कोनो वस्तु दूर है और कोनो वस्तु लगे है, इन दोनों वस्तु को देखने के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसे समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब विभिन्न दूरियों पर मतलब कि लगे है दूर है, इसी को कोई क्या कहते हैं, विभिन्न दूरी कहते हैं। और रखी वस्तु को फोकसित करना मतलब देखने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए समायोजित करना मतलब कि समंजन कहना है। ठीक है, शरीर मांसपेशियों द्वारा लेंस को अगर हम समायोजित करते हैं तो उसे हम समंजन कहते हैं। याद रखने का ठीक, जहाँ शब्द है समायोजन, जहाँ शब्द है समायोजन, आपको एक ही बार में 100 से संबंधन याद रखना है। तो 100 से समायोजन है, 100 से संबंधन आपको याद रखना है। ऑप्शन में यही मिलेगा, आपको यही टिक कर देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। एकदम याद रखना है कि पहला है हमारा 100, हमें 100 से समायोजन, 100 से संबंधन। चलिए आशा करते हैं आपको यह पूरा ट्रिक से अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए दूसरा हम प्रश्न देखते हैं। दूसरा हम प्रश्न क्या करें, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ए कर है कॉर्निया, बी कर है परितारिका, सी कर है पुतली, डी कर है दृष्टिपटल। देखिए दृष्टिपटल का जो इंग्लिश होता है वो होता है रेटिना। का होता है रेटिना। एनसीईआरटी का थोड़ा लैंग्वेज होता है एकदम शुद्ध हिंदी का लैंग्वेज होता है, इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है, ठीक है। तो दृष्टिपटल को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आपको इसका उत्तर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। आप सभी जानते हैं कि लेंस हमारे जो नेत्र होता है, मानव नेत्र, उस मानव नेत्र में किस पर प्रतिबिंब बनता है जी, तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, तो सीधा हमारे दिमाग क्या करता है ना, सीधा उसको कर देता है, ठीक है। चलिए आपको इतना याद रखना है बात को। अब देखिए तीसरा प्रश्न कर है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। ए कर है 25 मीटर, बी कर है 2.5 सेंटीमीटर, सी कर है 25 सेंटीमीटर, डी कर है 2.5 मीटर। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में एकदम सही सही कमेंट करना है। चलिए आशा करते हो आपने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में एकदम सही कर दिया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। स्पष्ट दृष्टि जो अल्पतम दूरी होती है, देखिए अल्पतम दूरी का है या न्यूनतम दूरी का है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो दोनों को दोनों आंसर आपको 25 सेंटीमीटर है। क्या मानना है, 25 सेंटीमीटर। यह एक वैल्यू है, फिक्स पॉइंट का वैल्यू होता है, आपको याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर जो होता है हमारा वो अल्पतम दूरी होता है, और अधिकतम दूरी जो होता है तो वो हमारा क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो आपको दो बात की तरह अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत होता है। अ से अधिकतम, अ से अनंत, जो बच गया वो हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि अ से अनंत, ठीक है, अ से अनंत, अ से अधिकतम दूरी, अ से अनंत, अ से अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी अ से दोनों को याद रखना है कि अधिकतम दूरी कौन होगा, मतलब जब दूर होगा मतलब अनंत होगा, तो अनंत होगा तो अ से अनंत हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मान के चलिए कि हमारा लेंस है, जो हमारा आँख है, इस आँख में जो लेंस है यहाँ पर, इस लेंस की फोकस दूरी को हम परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा, तो देखिए इससे जो जुड़ा रहेगा उसी से ना परिवर्तित करेंगे। तो यही हमारा जो सिलेरी मांसपेशिया, इसी सिलेरी मांसपेशिया के द्वारा क्या करते हैं, लेंस को इस तरह से टानते हैं, ऊपर की ओर सिलेरी मांसपेशिया गिरती है, नीचे को देते हैं, तो लेंस हमारा क्या होता है, तो लेंस हमारा पतला हो जाता है। और इस तरह से जब दाबती है सिलेरी मांसपेशिया तो मोटा होता है। तो मोटे लेंस जब होते हैं, तो मोटे लेंस होते हैं उनका फोकस दूरी घट जाता है। जब लेंस पतले हो जाते हैं तो हमारा फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो देखिए इस लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम कौन कर रहा है, तो सिलेरी मांसपेशिया कर रही है। यही जो है कि लेंस को सिकुड़ा दे रही है, मतलब संकुचित कर दे रही है, और शिथिलित कर दे रही है, मतलब कि उसको फैला दे रही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी पेशिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ आया परिवर्तन, लेंस अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जहाँ कह दिया परिवर्तन के लिए, तो आपको याद रखना है पश्चिमी पेशी के द्वारा था। प से परिवर्तन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प से परिवर्तन है, प से पश्चिमी पेशी, ठीक है। इसी पश्चिमी पेशी के द्वारा क्या करते हैं जी, परिवर्तन करते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में। आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख सकते हैं हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है एनसीईआरटी का। तो देखिए तीसरा चैप्टर में विद्युत है। तो विद्युत चैप्टर का जो हमारा पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में आप देख सकते हैं करे कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पारस्परिक क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश, तो आर और आर डैश का अनुपात बताइए। तो देखिए एकदम आसान है, कुछ भारी नहीं है। देखिए मान के चलिए एक हमारा ये तार है, इस तार को 5 को टुकड़ा में बांट दिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 1 2 3 4 5, ये 5 को टुकड़ा हो गया। तो देखिए ये जो था पूरा का पूरा आर प्रतिरोध था, इसका 5 को टुकड़ा में बांट दिया तो 1 का प्रतिरोध आर बटे 5 हो जाएगा, कि ना। तो 1 का प्रतिरोध हमारा 5 बटे आर है, ठीक है। तो हमें कौ गो प्रतिरोध निकाले, तो 5 गो, 5 को टुकड़ा किए तो 1 का आर बटे 5, तो 5 को, तो आर बटे 5, प्रत्येक का कितना प्रतिरोध हो जाएगा, आर बटे 5 हो जाएगा, पाँचों टुकड़ा का प्रतिरोध आर बटे 5 हो जाएगा। चलिए इतना बात समझ में आया, आशा करते हुए आपको समझ आया। तो अब देखिए हम सभी जानते हैं यहाँ पर करे 500 क्रम में, अब इस पांचों टुकड़ों का क्या करना है ना, इस जो 5 टुकड़ा है ये हमारा 1 2 3 4 5, इस पांचों टुकड़ों को हम क्या करें, समानांतर क्रम में अर्थात 500 क्रम में जोड़ देना है, 1 2 3 4 5, इस सबको हम क्या कहें, तो समानांतर क्रम में इस तरह से क्या करना है, तो जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ के इसका क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो हम 1 का जानते हैं कि आर बटे 5 है, तो समानांतर क्रम में अगर 5 गो
R/5 प्रतिरोध का अगर हम जोड़ेंगे तो आप सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है R डैश बराबर में R बटे में एन होता है। क्या होता है? R बटे में एन होता है। तो देखिए अब हम R का मान रखेंगे और ये तो एन बराबर हमारा 5 को हो जाएगा, कैसे 5 को है, और R का मान रखेंगे तो R डैश बराबर में R बटे में 5 और बटे में फिर हमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बटे में 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं R ये 5 और 5 जो है गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 बटे में 5 आएगा, भाई 5 जो है, तो 1 बटे 5 5 25। अब पूछा है हमें R बटे R डैश पूछा है, R बटे R डैश, तो इस R को यहीं पर रहने दीजिए और इस R डैश को इधर भेज दीजिए। तो यह 25 हमारा इधर आ जाएगा और यह हमारा R हो जाएगा, उसका R डैश हो जाएगा नीचे, तब 25 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आंसर समझ में आ गएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 होगा। पहला फॉर्मूला याद रखना है कि आर पी बराबर में R डैश बराबर में R बटे एन। एन बराबर में टुकड़ा की संख्या होता है, R हमारा प्रतिरोध है, R प्रतिरोध हम निकाले थे R/5। इस R/5 को हमने क्या किया? यहाँ पर पुट किया। एन को था टुकड़ा 5 को था, 5 को यहाँ पर पुट कर दिए और दोनों को सॉल्व किया, हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हुए आपको समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से ही कमेंट करना है और सही सही एकदम प्रश्नों का इसका उत्तर कमेंट करना है। तो देखिए हम ऑप्शन बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन कराए ए बराबर में FR, बी कराए IR², सी कराए सी बराबर VI, डी कराए V² बटे R। इसमें से देखिए आपका जो सही उत्तर होगा ना, पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं। जो शक्ति का फॉर्मूला होता है पहला P बराबर में W/T। अब W का जितना फॉर्मूला है, मतलब कि जो आपका ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जितना सभी ऊर्जा को पुट करते हैं तो T से T कट जाता है और सब बच जाता है। देखिए VIT वाला फॉर्मूला निकलेगा, W बराबर VIT और नीचे से T रखें, T से T कैंसिल, तो हमारा पहला फॉर्मूला V आएगा। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला उसी प्रकार से P बराबर में W बटे में T, उसके बाद V² इंटू T, नीचे में T है तो T हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, V²/। जैसे पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, ये दोनों को दोनों है, ये दोनों सही है। और देखिए तीसरा हमारा निकलता है किस पर? P बराबर में होता है W/T। तीसरा हमारा जो W का सूत्र होता है, मतलब ऊर्जा का, IR² RT बटे में T। इसको मैं ठीक बताऊंगा याद करने का। बच्चों आप देखिए जो भी देख रहे हैं यही टिक कर देगा, मतलब कि हाँ ये इसका सही उत्तर होगा। लेकिन जो यह R ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को याद रखना कि जब इधर 2 हो गया तो इधर 2 वर्ड रखना चाहिए ना, मतलब ट्रिक है। जब आगे 2 गो हो गया तो 2 वर्ड पीछे होना चाहिए। इस प्रकार से याद रखना। T से T कैंसिल, I² R होगा। क्या होगा? I² R। तो इसमें देखिए ना IR² दिया, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? C होगा। यही क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो होगा यहाँ पर दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक जो पहला होता है ना, वही पहला बताया था, वही यहाँ पर होगा। यहाँ पर होगा आपका क्यू भी होगा। क्या होगा? क्यू भी होगा। ये ऑप्शन थोड़ा गलती है, ए वाला, मतलब आपका आंसर जो होगा ये क्या होगा? बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए I² R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? IR² है। इस बात को याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि दोनों प्रश्न पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कर है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 10 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रज्वलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? मतलब कि उपभोग की गई शक्ति को बताना है किसका? तो बल्ब का बताना है, जिसका अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि P बराबर में V² बटे में R होता है। यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले R को निकाल लेंगे। तो देखिए V दिया है और P दिया ही है, दोनों को पुट करेंगे और क्या करेंगे? सबसे पहले R निकाल लेंगे। तो R हमारा जो निकल के आएगा, आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले रखते हैं हम अपने P को, तो P को R यहाँ पर निकाल दीजिए। तो P बराबर होता है V, तो V का स्क्वायर कीजिए कि V हमारे कहता है 220 गुने 220 कर दीजिए। यहाँ पर हमारा कितना है? तो 100 वाट है, तो 100 वाट, एक से एक 10 10 या 2 जीरो कर, आप 22 का स्क्वायर कर देते हैं। 22 का स्क्वायर आपका होता है 484 होता है। कितना होता है? 22 का स्क्वायर 484 होता है। आपको याद रखना है। आपको 1 से 20 तक क्या करना चाहिए? स्क्वायर, मतलब कम से कम 1 से 30 तक, ना तो 20 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो R बराबर में 484 हो गया।
अब ये आर बराबर 484 निकला है। अब इस 110 वोल्ट ये आर जो 484 है, इसको क्या करेंगे, हम वहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए अब हमको निकाला है शक्ति P बराबर में V² 110 गुने 110 और 484 आया था। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे ना, तो कैंसिल आउट करने पर हमें कितना आंसर आता है, 25 आंसर है। कितना, 25 आंसर। फार्मूला याद रखना है, फार्मूला को क्या करना है, पुट करना है और चूट देना है। हमें क्या कहते हैं, आंसर आएगा। क्या आएगा, आंसर। चलिए अब हम देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथे नंबर क्वेश्चन के दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास में क्या चीज समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पाशर क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम और पाशर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात। तो आपको याद रखना है कि जो ऊष्मा का अनुपात होता है, H बराबर में होता है V² बटे में R इंटू में T। अगर विभवांतर समान रहेगा तो H जो होता है हमारा, और प्रतिरोध के क्या होता है जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, तो दो गो तार है, अब प्रत्येक तार का पदार्थ और उसका क्या जी, पदार्थ है और उसका लंबाई और व्यास है, सब समान है। अगर दो चालक तार का, एक हमारा चालक तार ए है और एक बी है, अगर इसका दोनों का पदार्थ और मतलब मान के चलिए कॉपर का बना है तो यह भी कॉपर का बना है। अगर ए हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो यह भी 5 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास मान के चलिए 10 मिलीमीटर है और इसका व्यास 10 मिलीमीटर है। अगर इन दोनों का सभी संघटन समान है तो ये दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, समान। इसका प्रतिरोध आर है तो इसका भी प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा। तो जब इसे दोनों तार को, जब हमारा तार ए और तार बी को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो आर और आर मिल के 2R हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो दोनों को श्रेणी क्रम में, ए तार और बी तार को जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो आर बराबर 2R हो जाएगा, आर प्लस आर। अब जब इसे समानांतर क्रम में जोड़ेंगे इस तरह से समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो आप सभी जानते हैं जब समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध समान पर ओम के हो तो उससे हम क्या करते हैं, तो आर डैश बराबर में हम लिख देते हैं R/2। क्या हो जाएगा, R/2। अब पूछा है कि ऊष्मा का अनुपात बताइए, तो ऊष्मा का अनुपात आप सूत्र में रख सकते हैं। सूत्र अभी बताए हमने, क्या बताया, ऊष्मा जो होता है H जो होता है हमारा क्या होता है, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो H हमारा R के व्युत्क्रमानुपाती, पहला हमारा क्या है जी, तो पहले हम क्या करते हैं, H1/H2। यहाँ पर क्या करते हैं, तो पहला हम रखते हैं दूसरे वाले का, किसका रखते हैं, तो देखिए दूसरा का पहले समानांतर क्रम का है, पहले श्रेणी क्रम का है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले देखिए उल्टा है तो हम भी उल्टा रखेंगे। क्या करेंगे, उल्टा रखेंगे। तो पहले पाशरों क्रम का R/2 हो जाएगा। जब R/2 हो जाएगा और उसके बाद हमें श्रेणी क्रम का रखना है, तो श्रेणी क्रम का 2R होता है। अब इसको इधर भेज देते हैं, इस तरह से गुणा करेंगे तो 1/2R हो जाएगा। R से R कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो 1:4 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो दो दो गुना किए तो 4 है। आपको अच्छा से समझ गया। क्या करना है, सूत्र याद रखना है। पहला सूत्र आपको कि जो आपका हीट होता है वह आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस यही याद रखना है। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका जितना ऑब्जेक्टिव वह सभी स्टार्ट हो रहा है। सभी प्रश्न एकदम बारीकी से धीरे धीरे समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। मतलब कि इसमें से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सही वर्णन करता है। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है। मान के चले कि यह हमारा क्या है जी, यह हमारा एक धारावाही चालक तार है। क्या जी, धारावाही चालक तार है। यह हमारा एक धारावाही चालक तार है, सीधा तार है। अब इसके चारों तरफ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है वह सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है। पहला बात याद रखना है आपको। और यह जो होती है ना तार के लंबवत होती है, क्या होती है, लंबवत, सकेंद्रीय वृत्ताकार लंबवत। तो ये सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है, ठीक है, और लंबवत नहीं होती है। देखिए हाई लंबवत हुई ना जी, लंबवत ना होता है, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है, इस तरीके से घूमती रहती है। तो पढ़िए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। पहला करें, बी करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। सी करें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और ये होती है और ये भी नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। क्या होगा, सही। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तार हो गया। यह हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या ना सकेंद्रीय वृत्ताकार, स्व मतलब होता है समान, केंद्र एक ही गोले का, उसी से समान दूरी पर वृत्त निकले हैं। हई एगो वृत्त, हई दूगो वृत्त, समान दूरी पर ही क्या हुए, हई दोनों समान दूरी पर वृत्त, एक वृत्त दो निकले हैं ना, तो वही सकेंद्रीय वृत्ताकार है, यही चुंबकीय क्षेत्र हमारा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा।
अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर का है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। इसमें से चारों ऑप्शन में से मतलब बताना है आपका कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वह परिघटना क्या होती है, इसमें से बताना है। तो पहला करें ए, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। अरे भाई, आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं है। बी नंबर, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सी करें कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। किसी डी नंबर का है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं कि चुंबकीय प्रेरणा जो होता है, मान के चलिए कि यह हमारा एक क्या है, ये हमारा एक परिपथ हो गया। अब इसमें हम क्या करें, एगो चुंबक ले लिए, इस तरह से लेकर आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो देखो चुंबक के प्रेरणा से क्या हो रही थी, इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो रहा है। तो इसी चुंबक के प्रेरणा से इस कुंडली में धारा को उत्पन्न करा देना है, क्या कराता है, चुंबकीय प्रेरणा करता है। आप देखिए, तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा का उत्पन्न होने क्या कहता है, चुंबकीय प्रेरणा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यह एक परिभाषिक परिघटना है। इसी परिभाषिक परिघटना के आधार पे क्या है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। तो आपको 10 बार कहते हैं कि परिभाषा को याद कीजिए, क्योंकि परिभाषा को भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आजकल बहुत पूछ रहा है। अब देखिए जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं जी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसे हम जनित कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। अरे आप गाँव देहात में देखिए ना, शादी ब्याह में जो जनरेटर चलता है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है कि ना, वही जनरेटर है हमारा जनित्र, शादी ब्याह वाला। तो आपको याद रखना है, जो शादी ब्याह में जनरेटर आता है उसे ही जनित्र कहते हैं। और जनित्र क्या देता है, तो जनित्र लाइट देता है। क्या देता है, लाइट, मतलब विद्युत धारा देता है, जिसके कारण क्या होता है, सभी बिजली बल्ब क्या होता है जी, जलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न क्या करें, स्क्रीन पर देखिए, इसका सही उत्तर पढ़कर जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स कीजिए। तो देखिए 4 नंबर करें कि किसी एसी जनित तथा डीसी, यहाँ पर डीसी होगा, ठीक है। एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि मतलब एसी जनित्र और डीसी जनित्र में क्या करना है, आपको अंतर बता देना है। इस चारों में से वह कौन अंतर है जो सही है। तो देखिए पढ़िए प्रश्न और इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए एक कह रहा है ऑप्शन में, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। तो यह बात सही है जी, नहीं, यह बात सही नहीं है। अब देखिए बी नंबर कह रहा है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, जनन करना मतलब निर्माण करना। सी करे कि एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, जनन के मतलब होता है निर्माण करना। डी करे एसी जनित्र में सर्किट वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में आपका विभक्त वलय होते हैं। क्या होता है, विभक्त वलय, मतलब डिस्टकारी दिक् परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। दिक् परिवर्तन एक प्रकार का विभक्त वलय होता है, और सर्पी वलय मतलब कि पूर्ण वलय, ठीक है, ये हो गया। तो एसी जनित में आपको याद रखना है कि एसी जनित में आपका पूरा इस तरह से पूर्ण वलय लगे होते हैं। क्या होता है, पूर्ण वलय लगे होते हैं। और डीसी में क्या होता है, विभक्त वलय, मतलब आधा आधा खंडित वलय। विभक्त वलय या खंडित वलय को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं जी, तो उसी को दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो याद रखना डीसी, डी से डीसी और डी से दिक् परिवर्तक, ठीक है, याद रखना है। डी से दिक् परिवर्तक जहाँ आया तहाँ आराम से आपको टी काट करना है। और जो एसी जनित होता है, इस एसी जनित में हमारा विद्युत चुंबक का ना उपयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं 5 नंबर प्रश्न करें कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। मतलब मान के चलिए कि लघु पतन पहले क्या है इसे समझते हैं, उसके बाद इसके आगे पढ़ते हैं। तो मान के चलिए एगो तार हमारा है क्या जी, तो गर्म तार है, ए हमारा गर्म तार है, बी हमारा ठंडा तार है। जब दोनों मान के चलिए लेकर सटा दिए, किसी कारण सट गया, ठीक है, इसका कारण होता है क्यों सट गया। लेकिन मान के चलिए कि किसी कारण सटा दिए, तो जैसे ही सटेगा ना, तो जैसे ही सटने के क्या होता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या होता है, पहला बात याद रखें कि प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आई का मान बहुत ऊँच हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। क्या होता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। तो आपको देखिए इसमें क्या ऑप्शन में दिया है। तो देखिए कर है पहला बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित तो नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारा सी क्या सही है, निरंतर परिवर्तित होता है, गलती है, अयो गलती है, अयो गलती है। हाँ सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब देखिए 6वां प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, तो 6वां प्रश्न आपको ट्रू फॉल्स पता है, मतलब कौन सही है कौन गलत है बता देना है। तो बताइए इसमें से एक एक प्रश्न को। तो देखिए निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसे प्रकथनों के सामने अंकित कीजिए। तो देखिए पहला हमारा है, पढ़िए, देखिए कह रहा है कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए विद्युत मोटर की बात किया है, तो मोटर आप सभी जानते हैं,
अरे भाई, पंखा का जो मोटर होता है, मोटर मान के चलिए कि हमें गर्मी हुआ है तो ले आए हैं फैन। फैन क्या कर रहे हैं, फैन में इधर से तार आ रहा है, तो तार आ रहा है मतलब इधर से बिजली आ रहा है। इस बिजली आ रहा है तो यहाँ से फैनवा हमारा घूम रहा है, तब विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक बदलने का काम कर रहा है। फैन हमारा काम कर रहा है, मतलब फैनवा में जो मोटर लगा है वही क्या कर रहा है, बदलने का। तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या गलत है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए विद्युत ऊर्जा और यहाँ पर होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाल्स मतलब गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हम कर रहे हैं, विद्युत जनित्र वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत जनित्र, जनित्र माने जनरेटर, विद्युत जनित्र में जनरेटर में हमें विद्युत धारा क्या करना चाहिए, उत्पन्न करना है। तब विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो विधि है वह हमारे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। मतलब कि एगो अगर कुंडली है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर एगो कुंडली है, एमे एगो मोटर ले आके हमें घुमा देंगे ना, इस तरह खूब घूमेगा घूमेगा, चाहे लेके आए लेके गए, इनके बीच अपेक्षिक गति करा दीजिएगा, तभी हमारा क्या होगा, विद्युत धारा बन के तैयार। तो जैसे ही विद्युत धारा बन के तैयार होता है जनरेटर में, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा, तो तैसे ही क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग किसमें करते हैं, तो जनरेटर में होता है, याद रखिएगा। सी नंबर का है कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है। तो आप सभी इसके पहले हम बताएं कि एक मान के चलिए कि लंबा हमारा धारावाही कुंडली है। धारावाही कुंडली का मतलब क्या है, धारावाही कुंडली का मतलब कि इसमें धारा बह रहा है। जब इसमें धारा बहेगा तो इसमें क्या होगा, तो सकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी। तो देखिए करें कि केंद्र पर सीधी रेखाएं समानांतर और सीधी रेखाएं, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली रेखाएं। तो यहाँ पर देखिए वृत्ताकार कुंडली रेखाएं क्या है, हम बताएं आपको। पहला पहला आप समझ लिए ना कि जो अगर कहेगा कि लंबाकार या लंबवत कोई कुंडली है या कोई धारावाही रेखा है, तो उसमें आपका क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्ताकार। पहला याद रखना ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव याद रखना है इसमें, अगर कह दिया कि वृत्ताकार है, मान के चलिए हमारा एक वृत्ताकार कुंडली का है, वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली में पूछेगा कि आपका चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है। तो देखिए वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से होती है। एक तरफ से निकलेगा, एक तरफ से इस तरह से जाएगा, एक तरफ से निकलेगा, एक तरफ से जाएगा। देखिए यहाँ पे कहते हैं तो समानांतर होती है, क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। सकेंद्रीय वृत्ताकार एक दूसरे के समानांतर, दोनों में याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर समानांतर लिखा है, समानांतर लिखा है, सीधी रेखाएं होती है, तो आपको क्या होना है, ट्रू होगा। आगे देखिए सी नंबर का है, भले डी नंबर का है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। नहीं नहीं, विद्युतमय तार जो होता है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। विद्युत रोधन तार तो आप सभी जानते हैं उदासीन तार होता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युतमय तार जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो ये हमें क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। अब देखिए ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न है, अभ्यास में ऑब्जेक्टिव उन सभी को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते। मतलब कि मान के चलिए कि हमारा क्या जी, सौर जल तापक यंत्र है हमारा, यह सौर जल तापक यंत्र है। सौर माने क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सौर में सूर्य, तो सूर्य है। और जल तापक मतलब जल को गर्म करने वाला एक यंत्र है। तो सूरज के रोशनी के द्वारा चलने वाला जो जो जल तापक यंत्र है, अगर उसे सूरज मान के चले कि रात है, रात में सूरज डूब गया है, तो सूरज के द्वारा जो चलने वाला जो तापक यंत्र है उसको सूरज चाहिए। आप क्या करें कि रात के समय उसको निकाल कर क्या करें, उपयोग में लें। तो जब रात का सूरज है ही नहीं है तो रात को उपयोग क्यों कीजिएगा, जब आप जानते हैं कि सूरज पर चलने वाला तापक यंत्र है तो रात में उपयोग करना जरूरी है, नहीं उपयोग है तो दिन नहीं कर सकते हैं। तो किस दिन नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन में, रात वाले दिन में, ठीक है, मतलब कि जिसमें आपका सूरज गायब हुआ उसी वाले दिन में नहीं कर सकते। तो रात में नहीं कर सकते हैं, बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, धूप के दिन में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि धूप के दिन में आप तो नाम से ही पता चला कि पूरा धूप निकला है, मतलब कि सौर ऊर्जा पूरा मिल रहा है। गर्मी के दिन में पूरा उपयोग कर सकते हैं, पवन वाले दिनों में कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है। अब देखिए 2 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। मतलब कि जैव मात्रा का मतलब क्या होता है, जीवों के शुष्क भार को क्या कहते हैं, जैव मात्रा कहते हैं। जीवों से प्राप्त जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जीव से प्राप्त जो अवशिष्ट पदार्थ है, उन अवशिष्ट पदार्थों को क्या कहते हैं, जैव मात्रा कहते हैं। तो जैव मात्रा में जीव से मिलने वाला जितना कुछ ना, उस सबका सब जैव मात्रा है। एक लाइन में याद रखना है, जीव से जो कुछ मिलता है उस सभी का सभी जैव मात्रा है। जीव से लकड़ी मिलता है, जीव का दिया मतलब पादप आ गया, उसी में आपका जंतु आ गया, उसी में आपका सूक्ष्म जीव आ गया। ठीक है, जब भी जीव हम सब आपको उपयोग में लेते हैं तो आपको पादप, जंतु, ठीक है, और
सूक्ष्म जीव वह सभी मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक पादप होते हैं, एक जंतु होते हैं, एक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो लकड़ी हमारा पादप है। गोबर गैस मतलब कि वही आपका हम अभी बताए कि पादप से देखिए जैव मात्रा में आपका जीव जंतु से मिलने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पता था। गोबर गैस मतलब गोबर से प्राप्त जो गैस वह हो जाएगा कोयला। कोयला हमें लकड़ी से मिल गया। गोबर गैस हमें क्या करता है जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से नहीं, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों में आप क्या याद रख सकते हैं, तो जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ में जो मवेशी होते हैं उसके द्वारा याद रखना है, उसके द्वारा गोबर गैस निकला। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का एक दिया गया जी, नाभिकीय ऊर्जा हमें इन तीनों से मिलता है। इनमें से कोई तीनों में से नहीं है जो नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 3 नंबर का है, क्या करे, तो देखिए कर है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं 4 इस ऑप्शन में से कौन जो ऑप्शन है जो सौर ऊर्जा के स्रोत पर नहीं उत्पन्न किया जाता है। मान कर चलिए कि हमारा ये एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, ये हमारा एक प्रकार का ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं जी, सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं। अब बी हमारा जो एक प्रकार का ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो वही बताना है कि किस ऊर्जा को हम चारों में से सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न नहीं करते। तो भूतापीय ऊर्जा जो होता है वह सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें पवन ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैव मात्रा में भी पवन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में हमारा क्या होता है जी, सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो ऑब्जेक्टिव था कक्षा 10 का फिजिक्स का, जो एनसीईआरटी का पुस्तक था उसमें जितना ऑब्जेक्टिव था वह सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको सभी ऑब्जेक्टिव पूरा ट्रिक के साथ पूरा अच्छा से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, इस सभी का जो PDF है, नोट्स है ऑब्जेक्टिव का, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक मिलेगा। उस शॉर्ट वीडियो में हम क्या किए हैं कि इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का जो PDF है वो वीडियो के रूप में डाल दिए हैं। वहाँ से आप जाकर शॉर्ट वीडियो को डाउनलोड करके इस PDF को पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।